डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कोविड-19 संक्रमण में बचाव एवं सावधानियों के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के औषधि विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर मदन कौशिक जी। डॉक्टर कौशिक जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको साझा कर लें, जो कोई भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या एवं समाधान को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 28000177 और 28000178। कोविड-19 बहुत बड़ी चुनौती थी पिछले वर्ष। अगर 2 वर्षों की हम बात करें, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च हुए, बहुत ज़्यादा मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतरना पड़ा। डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का और फ्रंट लाइनर वर्कर्स का, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे समाज के जितने भी वर्ग थे, उनका बहुत ही सराहनीय योगदान इसमें रहा है। और साथ में उस योगदान का जो परिणाम आज सामने उभर कर आया, एक सबसे बड़ा अभियान, एक जो टीकाकरण अभियान था, ये भी एक बहुत ही सर्वोच्च अभियान रहा है। और इससे एक कवच के तौर पर हमारी आवाम को, एक सुरक्षा कवच के तौर पर एक नई जिंदगी प्रदान हुई है। लगभग सभी समाज के वर्गों में जो 18 से 45 साल से ऊपर थे या 45 साल से ऊपर के रहे हैं, उनमें सभी में प्रथम चरण का जो टीकाकरण है वो लगभग पूरा हो चुका है। सेकेंड चरण, जो सेकेंड डोज है, बूस्टर डोज, वो काफ़ी हद तक लग चुकी है, अभी भी लग रही है। तो काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है, जिसके कारण ये सारा इंसिडेंस और आज की जो सिनेरियो की हम बात करते हैं, जो ग्राफ आज देखा जा रहा है, स्टैटिक है, कम आंकड़े आ रहे हैं, इसके बारे में आपसे भी जानकारी लेंगे। तो आपका ये जो चुनौतियां रहीं, आप क्योंकि 13 सालों से बतौर आचार्य पद पर कार्यरत हैं, आपके आईजीएमसी में क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस कोविड-19 के जो पूरे पिछले वर्ष में अगर बात करें? देखिए, शुरू में जब हम ये कोविड के रोगी हॉस्पिटल में आने लगे, तो उस वक्त जो है हमारे पास कोविड डेडिकेटेड बेड्स जो है वो बड़े कम थे, और इतने लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं थी, इतने लोगों को इसका आइडिया भी नहीं था भी कैसे इसको मैनेज करना है। और उसके साथ साथ उस वक्त जो है, जो लोग लेट अवस्था में इसमें आए, जिनको काफ़ी देरी के बाद जब उनको सीरियस हो गए तब वो हॉस्पिटल पहुँचे, तो उसमें उन लोगों को ठीक करने का हमें थोड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा है। क्योंकि वो लोग जो है ना, उनको सांस लेने में दिक्कत रहती थी मैक्सिमम, और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी, और इस तरह मतलब उन्हें क्योर करना बड़ा मुश्किल सा एकदम से हो गया था। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सराहनीय कार्य आपने किया है, आगे भी आपसे अपेक्षा है कि आप इसी तरह का कार्य करते रहेंगे। चलिए अब जानते हैं इस जो संक्रमण में हैं, जो अभी भी बचाव के क्या हमारे पास पहलू हैं और किस किस तरह की सावधानियां अभी भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। हम ऐड भी देखते हैं, उसमें भी गया कि हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है, पर ये जो पूंछ है, वापस अगर हम लहरों की बात करते हैं, वेव्स की बात करते हैं, तो आपसे ये जानेंगे, जो ये फर्स्ट वेव जो आई थी, उसमें देखा गया कि काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा, काफ़ी लोगों को आघात हुआ। पर अगर उसकी तुलना बनिस्बत अगर हम बात करें सेकेंड वेव की, तो उसमें काफ़ी युवा पीढ़ी, जो हमारे युवा वर्ग थे, उनको मौत के घाट उतरना पड़ा। तो ये जो स्ट्रेन का बात होती है, कोविड-19 हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो ये कोविड SARS-CoV-2 क्यों बोला जाता है इसे, और इसके स्ट्रेन्स के बारे में क्या मानना है आपका?
ये जो कोरोना वायरस है, इसके 7 कोरोना वायरस जो हैं ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से 4 वायरसेस जो हैं दैट कैन कॉज सिंपल इन्फेक्शन जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, जी, जुकाम सिंपल, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि इसके 3 वायरस जो हैं, जिसमें सबसे पहला वायरस जो है वो SARS-CoV-1 भी बोलते हैं या सार्स बोलते हैं, दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2002 में ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ चाइना में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ और इसने काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया उस वक्त, और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई। उसके बाद जो है 2012 में ये दूसरा वायरस जो यही कोरोना ग्रुप का वायरस है वो मर्स था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो जॉर्डन में और सऊदी अरेबिया में इसका प्रभाव हुआ और उसमें भी काफ़ी लोगों की इसमें मौत हुई। जो अब वायरस आया है वो SARS-CoV-2 है, मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इसलिए इसको 2 बोलते हैं क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर टू द सार्स वायरस which has caused this epidemic in the 2002। जब पेंडेमिक की बात करते थे कि पूरे विश्व स्तर पर ये बीमारी का संक्रमण फैला, इसने आघात काफ़ी मासूम जिंदगियों को बचाया। अब कई लोग इसको एपिडेमिक के नाम से भी इसको कर रहे हैं कि एपिडेमिक की तौर पर अब सामने उभर कर आ रहा है। वेव्स की बात करते हैं, अगर हम पिछले से 2 वर्ष पहले की बात करें तो वेव पहली आई, सेकेंड वेव आई, अब स्पेकुलेट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो थर्ड वेव है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में उपेक्षित है, आना उपेक्षित है। तो ये वेव डॉक्टर साहब क्यों आती हैं वेव? देखिए अभी भी लोग काफ़ी कोताही कर रहे हैं, अभी भी जो सामाजिक दूरी है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शायद वैक्सीन लग गई है, एंटीबॉडीज़ बन गई है तो हमें अब खतरा नहीं है। पर घर में कितने भी और भी आपके घर के जो सदस्य होते हैं या समाज में भी इस तरह के वर्ग हैं जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, जैसे आप शुगर अनकंट्रोल्ड की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक की बात करते हैं, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स की बात करते हैं, स्मोकर्स की बात करते हैं, और साथ ही में जो डिप्रेशन अवसाद का शिकार है उसकी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो अक्टूबर में स्पेकुलेट प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये थर्ड वेव आने की संभावना है, तो आपके अनुसार क्या ये थर्ड वेव घातक होगी, नॉर्मल सी होगी? क्या इसमें हमारे को ज़्यादा सजग और सचेत रहना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा जिसके कारण कि हम इस वेव को अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है, जैसे जैसे इसके कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। वो क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में बहुत से लोग अपने रिलेटिव्स को लेके आ जाते हैं, जबकि हॉस्पिटल कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ सभी को आना चाहिए। वहाँ जिनको ज़रूरत है उन्हीं को ही आना चाहिए, अटेंडेंट को आना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुई है और बहुत से लोग अब वैक्सीनेट हो गए हैं। तो जिनमें वैक्सीनेशन हो गई है उनमें जो ये कोरोना वायरस है वो बहुत कम असर करता है, मतलब सीवियरिटी इसकी कम होती है, सिम्टम्स कम होते हैं, सीरियस इन्फेक्शंस कम होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस इनमें कम होती हैं, हो सकती हैं वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ऐसा नहीं कि आपको वैक्सीन लगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। और आपको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि औरों को घर में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप घर में अपने आप को क्वारंटीन नहीं करते हैं या आइसोलेट नहीं करते हैं तो ये इन्फेक्शन घर के किसी बुजुर्ग सदस्य को भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी को शुगर अनकंट्रोल्ड कोई घर में ऐसा आदमी हो, क्योंकि कोविड के दौरान में आपने देखा गया कि कंटैक्ट विद द डॉक्टर हैज़ डिक्रीज्ड, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाने से डरते थे। तो उनकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ भी दी दवाइयाँ, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं खा रहा, कोई कुछ नहीं। तो ये अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, सांस की बीमारियाँ, और इस तरह से मतलब घर में रह के अवसाद से ग्रसित होना, इन चीज़ों की वजह से वो लोग जो हैं अपने किसी दूसरे को भी वो बीमारी फैला सकते हैं, और जो दूसरे को बीमारी फैलाएंगे तो हो सकता है कोई आपका परिवार का सदस्य आपका साथ छोड़ के इस दुनिया से चला भी जाए। चलिए, अगर हम पिछले दशक की बात, पिछले अगर वर्ष की बात करें, उससे पहले भी वर्ष की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं इसका शिकार हुए, संक्रमित हुए। उनमें से काफ़ी मासूम जिंदगियों को लाखों में 3 से 4 लाख के लोग बीच में मौत के घाट उतरना पड़ा। और अगर हम तुलना करें अपने हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो लगभग जो मौतें हुई हैं वो लगभग 3-3.5 हज़ार के बीच जो मौतें हुई हैं। बड़ा खेद होता है ये सुनकर, जिनके भी परिवार के जो सदस्य थे वो बेचारे इस बीमारी की शिकार हुए। बड़ी संवेदना हम प्रकट करते हैं उनके प्रति। इतना बड़ी त्रासदी के बावजूद भी अभी भी लोग इसे लाइटली लेते हैं।
अभी भी लोगों का मानना है कि कोविड कोरोना जो है कुछ नहीं है, एक सिर्फ ये हवा है। तो ये चीज़ भ्रांतियां हैं जो ये भी समाज से निकालना ज़रूरी बन जाता है। उसकी अगर हम तुलना करें कि पीछे कितनी हमारी त्रासदियों का सामना, कितनी मौतों का सामना करना पड़ा, कितना कोलाहल सारे हमारे देश और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा इस बीमारी से कारण, अभी भी लोग इसे लाइटली आंकते हैं। तो आपके सुझाव से जो सावधानियां हैं, अभी भी बखूब बचाव का जो एक ही पहलू है कि आप सावधानियां जो भी टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं उनका बेखूबी से अमल करें। चलिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट की, डबल म्यूटेंट भी आया, डेल्टा वेरिएंट भी आया। अक्सर ये देखा गया कि पहले जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स थे उनमें आघात ज़्यादा हुआ, सिविरिटी भी ज़्यादा हुई, मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई। उसके बाद जो सेकेंड वेव थी उसमें युवा वर्ग इन्वॉल्व हुए। ये प्रेडिक्टेड किया गया कि अब शायद थर्ड वेव जो आएगी ये बच्चों को भी इन्वॉल्व करेगी। तो आपके मानने से क्या बच्चों को भी टीकाकरण होना ज़रूरी है या बच्चों में ये सिविरिटी कम हो सकती है थर्ड वेव की? देखिए, पहले तो मैं बात करूंगा वेरिएंट्स की। जो ये वेरिएंट्स है, ये कई तरह के वेरिएंट्स होते हैं। WHO ने इन जो ये सीरियसली डिजीज़ कॉजिंग वेरिएंट्स हैं उनको अंडर दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो लोगों में इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के कारण होते हैं, और दूसरा वेरिएंट्स होते हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, मींस कि वो ज़्यादा घातक हो सकते हैं और वो बीमारी ज़्यादा इजीली फैलाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा सीरियस बीमारी होती हैं। तो इनको WHO ने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला है अल्फ़ा वेरिएंट, जो कि इसको यूके वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले इंग्लैंड में पाया गया। दूसरा जो है बीटा वेरिएंट है, जो कि आप साउथ अफ्रीका में पाया गया है। तीसरा जो है गामा वेरिएंट है, जो आपके गामा वेरिएंट, और उसके बाद है डेल्टा वेरिएंट। गामा वेरिएंट जो है आपके ब्राज़ील में पाया गया, और डेल्टा वेरिएंट जो है ना इंडिया में 2021 में अक्टूबर के महीने में ये देखा गया है। तो जो डेल्टा वेरिएंट था, ये कहते हैं कि अल्फ़ा वेरिएंट जो था वो जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था उससे 50 टाइम ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था। और ये जो डेल्टा वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है, ये अल्फ़ा वेरिएंट से 60 टाइम ज़्यादा पोटेंट है एंड 6 टाइम कॉजेज मोर इन्फेक्शन इन द कॉन्टैक्ट्स। तो ये जो वायरसेस हैं, ये डेल्टा वायरस जो है ये इंडिया में पाया गया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, इट हैज़ इन्फेक्टेड मोर देन 89 कंट्रीज़ नाउ, ये सब जगह है। और ये जो वायरस है RNA वायरस है, RNA वायरस जब मल्टीप्लाई करता है तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं, म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ म्यूटेशन तो ऐसी होती है जो आगे बढ़ती नहीं, जो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं कर पाती, वो हमारे कंसर्न की है नहीं, वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती, क्योंकि वो आगे बीमारी ही नहीं करेंगे तो उनके बारे में सोचना फजूल है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा विरुलेंट हो जाते हैं, विरुलेंट में जो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेंगे, वो वेरिएंट जो है ना कम्युनिटी में प्रेवलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी, तो वो कम्युनिटी में परसिस्ट करते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें जो है ना, सबसे पहला तो हमारा यही है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमें अपनाना चाहिए, पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वैक्सीनेशन का। जिनको भी ये वैक्सीनेशन हुई है उनमें देखा गया है कि जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिम्टम्स, वो डिक्रीज़ हुए हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिली है। और जो कोविड रिलेटेड आपके पास सीरियस इन्फेक्शन या बीमारी जिनको हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, उनमें कम से कम 90% प्रोटेक्शन हुई है। तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल को कंप्लीट करें। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ा अभियान और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सक्सेसफुल अभियान जो है, टाइम पे जो आपको वैक्सीन एक कवच के तौर पे मिली, और काफ़ी कितनी ज़िंदगियां इस वैक्सीन के द्वारा आपकी बची हैं। अब इसी वैक्सीन से जुड़े कई जो हैं सवाल आवाम के जहन में हैं, उसमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन आई, उनका ये मानना है कि कोविशील्ड इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं, इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। लोग कई कोवैक्सीन की तरफ भागते हुए नजर आए, पीछे देखा गया। कई लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड को छोड़कर अब जो स्पुतनिक वैक्सीन भी है उसके बारे में भी बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छी है। तो आपके मानने से जो कोविशील्ड है, इससे भी डेल्टा वेरिएंट या जितने भी वेरिएंट और भी आगे उभर कर आएंगे, तो आपको लगता है ये सक्षम है आपकी एंटीबॉडीज़ बनाने में, इम्यूनिटी बनाने में? ऐसा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है या कोवैक्सीन वैक्सीन है, इनकी जो एफिकेसी है दैट इज़ वेरी गुड, है ना। तो
और जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है, लोगों के कहने पे मिलती है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसका जो शेड्यूल है, एक आपको फर्स्ट डोज लगेगी और सेकंड डोज जो है आपको 3 महीने के बाद या 12 से 16 हफ्ते के बीच में लगती है। कुछ लोगों का जो है जिनको कोवैक्सीन लगती है उनका शेड्यूल जो है 4 वीक्स के बाद दूसरी डोज ले सकते हो, 4 to 6 वीक्स के बाद। और जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसकी डोज जो है सेकंड डोज जो है आफ्टर 21 डेज होती है। तो जितनी भी वैक्सीन हमारे अभी प्रचलित हैं वो सारे इक्वली इफेक्टिव हैं, कोई ऐसी नहीं है कि कोई ज़्यादा वो है अच्छी है या कोई बुरी है, सबके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और सबकी अच्छी प्रोटेक्शन है जी। क्योंकि अभी भी कई लोग ये मान के चल रहे थे कि अभी हम वैक्सीन लगाएंगे, इस तरह भी आवाम में अभी कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी शायद अभी नहीं लगाई है, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वो भी स्किप किया। उनका ये मानना था कि कुछ छुटपुट जो साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए जाते थे कि शायद इस वैक्सीन को लगाने से ये हो सकता है। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट आपके अनुभव से कितने साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आया, इसका आंकड़ा सामने आया? क्या वो जानलेवा भी था या वो माइनर से जो साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के होते हैं वही सामने उभर कर आए और लोग उससे डर कर कई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे? देखिए, इसके बारे में भी हमें पूरा अनुभव नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ये प्रक्रिया है ये अभी थोड़े दिनों पहले ही स्टार्ट हुआ है, 1 साल से स्टार्ट है। तो इसमें क्या है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम समझते भी ये ड्यू टू वैक्सीन है, इट में भी चांस कि ये कोविड वैक्सीन भी लगी और आपको कोई उस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन किसी और वजह से भी होती है, क्योंकि जो वो कॉम्प्लिकेशन होती है वो वैसे भी हो सकती है आदमी को। तो अभी इसके बारे में स्टडी चल रही हैं कि कौन से इन्फेक्शन रिलेटेड वो हैं या वैक्सीनेशन रिलेटेड इसकी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, छुटपुट ऐसे आते रहते हैं केसेस, बट अभी उनको कोरिलेट करना कि वैक्सीन की वजह से हुए ये हम पक्का नहीं कह सकते। तो आपके मानने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अभी आवाम में संदेश दिया गया था कि सारी सावधानियां जो बरतनी है वो बरतें, शायद मुझे नहीं लगता कि पूरी आवाम बड़ी ईमानदारी से उसे अमल में ला रही होगी, पर जो वैक्सीन का आपको बेनिफिट मिला, वैक्सीनेशन से बेनिफिट मिला, तो मे भी हो सकता है ये जो ग्राफ अभी स्टैटिक है ये हो सकता है कि वैक्सीन का भी ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वैक्सीन से इतने समाज में प्रोटेक्शन मिल गई है। और अगर आगे भी चलकर हम पूरी वैक्सीनेशन अपनी प्रॉपर लगाएंगे तो हो सकता है ये आंकड़ा और डाउन हो सकता है। चलिए, वैक्सीन की बात भी हुई, आपने बचाव के पहलू भी बताए, सावधानियों के बारे में भी अगर हम बात डिटेल में करें तो क्या जो नया वेरिएंट है इसके लिए हमारे को ज़्यादा सावधानियाँ सजग रहने की ज़रूरत है? और रही बात लक्षणों की, तो जो अल्फा वेरिएंट था या पीछे जो म्यूटेटेड वेरिएंट था उससे इस लक्षणों में कुछ बदलाव आया देखने को मिला है या वैसे ही लक्षण सामने आ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के भी? वैसे तो सारे जितने भी वेरिएंट्स हैं सब एक ही तरह की डिजीज़ करते हैं, पर कुछ में देखा गया जैसे डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उनमें जो दे यूजली प्रेजेंट विद द कॉमन कोल्ड लाइक इलनेस, रनी नोज, नाक चलना, गले में दर्द होना, नाक बंद होना, खांसी, और ये जो पहले देखा गया था कि ये लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है ना, सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, वो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में वो 9वें रैंक पे चली गई, मतलब 9th पोजीशन पे। उससे पहले और सिम्टम्स काफ़ी हुए, जैसे बॉडी में दर्दें वगैरह या भूख कम लगना, चक्कर आना, ये ज़्यादा सिम्टम्स, और रनी नोज वगैरह ये ज़्यादा सिम्टम्स दूसरी ज़्यादा मोर प्रेवलेंट है। तो आपके कहने का मुताबिक है जो सूंघने की क्षमता जो कम होती थी डेल्टा में कम पाई गई है, और जो रैशेज भी कई बार एटिपिकल और डायरिया जैसी परिस्थिति, डायरिया वॉमिटिंग जैसी, कई बार जी मचलाना या अचेत अवस्था होना, तो ये सारे एक एटिपिकल सिम्टम्स थे जो रिपोर्ट किए गए, पर ये कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जो इसमें सामने आ रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें अभी भी जैसे होम क्वारंटाइन की बात करते हैं, क्वारंटाइन का क्या, आइसोलेशन का क्या मतलब है? किन किन लोगों को अभी भी आवश्यकता है कि वो वैक्सीन लेने के बावजूद भी अगर कोई लक्षण सामने उभर कर आता है तो किस परिस्थिति में अपने आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन होना है, और उस दौरान क्या क्या सावधानियां और किस किस चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि कई लोग अपना उपचार स्वयं करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह से कोविड 2 सालों से चलता आ रहा है तो कई लोगों को ये पता है कि ये दवाई ऐसे लेनी चाहिए, और कई दवाइयाँ ऐसी भी थी जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मारो मार जहदोजहद करना पड़ा। किस तरह की जो हाई फाई दवाइयाँ थी बहुत महंगे रेट में भी, दामों में बिकी। तो क्या घर में किस तरह का उपचार होना चाहिए और क्वारंटाइन और आइसोलेशन का क्या तात्पर्य होना चाहिए? क्वारंटाइन जो है एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि किसी पेशेंट को, कोविड पेशेंट कोई है और मान लो मैं उसके कांटेक्ट में आ गया, क्लोज कांटेक्ट में आ गया, और मुझे चांसेस है कि मुझे वो इन्फेक्शन कोविड हो सकता है, और ये कोविड इन्फेक्शन जो है प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में ही आगे फैलना शुरू हो जाता है। तो जो बंदा उसके कांटेक्ट में आया है, कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया है,
उसको कहते हैं कि उसको क्वारंटीन करना चाहिए। कब तक क्वारंटीन? क्वारंटीन का मतलब कि उसको अलग रहना चाहिए, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाना चाहिए, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं, लोगों के बीच में नहीं जाना है, एक अलग कमरे में रहना है। और ये कम से कम देखा गया है कि जिन लोगों को अगर सिम्टम्स आते हैं वो 5 दिन के अंदर सिम्टम आ जाते हैं, पर जो क्वारंटीन होता है वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक होता है, जैसे 14 डेज तक करिए। अगर 14 डेज तक आपको कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो यू कैन गो इनटू द ओपन प्लेसेस और यू कैन मिक्स अप विद द अदर पर्सन्स। और जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन उसको अगर मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया है तो मुझे बोलते हैं कि मुझे होम आइसोलेशन में जाना है। होम आइसोलेशन में कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं औरों के कंटेक्ट में नहीं जाऊँगा, तो मैं आइसोलेशन होता, होम आइसोलेशन या फैसिलिटी रिलेटेड आइसोलेशन, जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, यू विल बी आइसोलेटेड देयर। तो ये आइसोलेशन और क्वारंटीन में ये डिफरेंस है। और घर में जैसे हम बात करते हैं सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर जो हम उंगली में हम लगाते हैं, कई बार अक्सर लोगों में ये भी भ्रमित लोग हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट भी वेरी कर रहा है और भी कई शायद उसके फैक्टर्स होंगे कि कई बार नॉर्मल आदमी में भी जो सेचुरेशन है आपकी 90% से नीचे देखी जाती है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो लोग डर जाते हैं कि 90% हो गई है, पर सांस का चढ़ना कोई नहीं है, लक्षण कोई नहीं है। तो सेचुरेशन का क्या सही तरीका होना चाहिए और सेचुरेशन नॉर्मल आदमी में क्या तरीका होना चाहिए, कितने से नीचे अगर वो डिप करिए उसके साथ एसोसिएटेड क्या लक्षण होने चाहिए कि जब आप डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं? देखिए ऐसा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना, ये पहले ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। जब से कोविड आया है या पहले जब कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता था तो हम फटाफट उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते थे। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना, नॉर्मल आदमी में 94% और इससे ऊपर रहती है। 90% तक भी लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। पर अगर आपको बेस लाइन पता है, अगर आपको पता है कि जब आप स्वस्थ हैं तब आपकी 96% भी रहती है और 98% भी रहती है, और अगर आप बीमार हुए हैं, अगर आपको थोड़ा सा खांसी है, जुकाम है और आपका सांस थोड़ा चढ़ रहा है, मतलब चलने में थोड़ा सा आपका सांस फूल रहा है, तो आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन अपनी जरूर देखनी चाहिए। जो ये कोविड महामारी है, इसमें बोला गया है कि 2 इंस्ट्रूमेंट आपके पास जरूर होने चाहिए। एक तो आपके पास थर्मोमीटर जिसमें आप अपना बुखार चेक करें, अगर आपको बुखार है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। दूसरा ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होती है उसको हम बीच की उंगली में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिसका यूज़ करना है उसके कोई जैसे लेडीज़ होती हैं नेल पेंट वगैरह लगवा रखते हैं, उनको हटा देना चाहिए और तभी ये यूज़ करना चाहिए, साफ़ करके इसको यूज़ करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी 94% है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी 90% है तो और आपका कोई सांस नहीं चढ़ रहा है तो हो सकता है आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो। उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि दूसरा स्वस्थ जो आदमी कोई आपके पास है या आपका कोई अटेंडेंट है, आप उसका चेक करके देखिए। अगर उसकी भी 90% आती है, इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफेक्टिव है। अगर उसकी 94 आ रही है और आपकी 90% आ रही है तो हो सकता है आपको बीमारी बढ़ रही हो। इस अवस्था में आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। चलिए, आजकल के परिवेश में ये भी देखा गया क्योंकि मौसम में अब तब्दीली देखी जा रही है, अब हम सर्दियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि सर्दी जुकाम बुखार जो बहुत कॉमन हुआ करता था, घर में एक व्यक्ति भी अगर ग्रसित होता था तो पूरी कम्युनिटी को, पूरे आस पड़ोस को सर्दी जुकाम जैसा बीमारी होती, अक्सर देखा गया कि वो काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहा है। अब ये जो मास्क लगाना है हमारा, हम जो टेक्निकल मास्क लगाते हैं, आपके मानने से इसमें क्या क्या फ़ायदे हुए, इससे इसमें किस किस बीमारियों से और भी बचाव आपको मिला? और साथ में रही बात जैसे कि मास्क से कई लोगों की ये भी भ्रांतियाँ हैं कि मास्क लगाने से कई फेफड़ों की बीमारियाँ जो है, क्योंकि सांस, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मास्क से हमें चला नहीं जाता, सांस बहुत फूलता है, तो क्या इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी नॉर्मल आदमी पे प्रभाव पड़ सकता है या नहीं? देखिए, जो मास्क है, मास्क कई तरह के आ रहे हैं आजकल। एक तो N95 मास्क है जो, और दूसरे जो है सिंपल या सर्जिकल मास्क बोलते हैं या ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं। जो मास्क है ये हमें एक किस्म से के जो बाहर के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हवा में होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम कोई खांस रहे हैं या बोल रहे हैं या छींक रहे हैं तो पतली पतली म्यूकस या फिर सलाइवा वाली बूंदें जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जिनमें कि वायरस हो सकता है। और ये वायरस के कण जो हैं ये हवा में फैलते रहते हैं। जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो थोड़ी देर तक हवा में रहते हैं, और जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको आप ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, वो काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं। वो जो है इन्फेक्शन आपको उसके थ्रू हो सकता है अगर आप उसमें सांस लेंगे। तो जो ये हमारी मास्क है N95, ये बोलती है कि इसमें 99.98% जो है ये प्रोटेक्शन करती है पार्टिकुलेट मैटर से, जिनका साइज जो है ना 1 माइक्रोमीटर से ऊपर है। तो चलिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि कोविड के कारण साथ साथ
आजकल जो दूसरे संक्रमण पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से, रीनो वायरस से, एडिनो वायरस से और सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस से, ये कई जो जुकाम के सरल सी माइल्ड सी जो इन्फेक्शन करते हैं, हो सकता है आपको वो भी, पर फिर भी एहतियात जो है ज़रूरी बन। डॉक्टर साहब, ये बूस्टर की हम बात करते हैं, जो हम ये 84 दिन के बाद बोला गया, 3 महीने के बाद, क्या इसकी बूस्टर आगे भी आवश्यकता आ सकती है? इसका भी कोई आपके पास प्रमाण या ऐसा कोई अभी शोध हुए हैं कि हमारे को एक और बूस्टर लेने की भी जरूरत पड़ सकती है? ऐसे अभी स्टडी चल रही हैं। ये देखने में आया है कि जो हम ये इम्यूनिटी हमारी पैदा होती है, ये कब तक रहती है, इसके बारे में अभी डाटा बड़ा कम है। चलिए इम्यूनिटी की अगर हम डायरेक्टली रिलेटेड अगर हम बात करें तो कई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, मधुमेह, मदिरापान में सेवन, धूम्रपान में, तो क्या इसको कम करने से, अपना लाइफस्टाइल, अपना जो जीवन शैली है उसको ठीक करने से हम इस बीमारी से, क्योंकि मेजॉरिटी में तो माइल्ड इलनेस होता है, जो सीवियरिटी है वो कई 5 से 10% या 2 से 5% में आती है, अगर वो भी अपना लाइफस्टाइल ठीक कर दें तो क्या उनको भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल सकता है या नहीं? मिलेगा, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, संतुलित आहार, ये जो बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग है, मांस, मदिरा अब मैं बोलूँगा जिसको ज़्यादा वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है, ये छोड़ दें तो बॉडी को प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। खूब जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों से साझा की। आखिर में आप क्या संक्षिप्त में एक संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, मैं संदेश के बारे में जो बात है वो ये है कि सबसे पहले जो है हमें अपने वैक्सीनेशन के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें प्रोत्साहित करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की है। हमें जिन्होंने नहीं की है उनको प्रोत्साहित करके वैक्सीनेशन केंद्र तक ले आएँ और उनको वैक्सीनेट करवाएं। जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिनको और बीमारियां हैं, उन सबको आप वैक्सीनेशन करवाएं ताकि। तो भ्रांति, इसका कहने का मतलब भ्रांतियों से दूर रहें और समय टू समय जो भी आपको आदेश दिए जा रहे हैं उनकी पालना करें, आप सुरक्षित रहेंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।